हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे। माय नेम इज शिवम सुखीजा और इस वीडियो लेक्चर में अब हम फटाफट से करते हैं कि कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी क्या है। भाई कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी साफ साफ कहना है कि मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। किसको? ट्रांजैक्शंस को। और उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगा जिनसे एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या देखने को मिले, चेंज। और जो ट्रांजैक्शंस किसके बीच में हो रहे हैं, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपकी कंट्री के रेजिडेंट के जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और ऐसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जिनसे एसेट्स यानी कि क्लेम या लायबिलिटी देखने को, उनमें चेंज देखने को मिल रहा है। उसके एसेट्स रेजिडेंट के हो चाहे उसकी गवर्नमेंट के हो, उनमें चेंज देखने को मिल रहा है। उसकी लायबिलिटीज, उनमें चेंज देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस जो रेजिडेंट की या उसकी गवर्नमेंट की एसेट्स या लायबिलिटीज को इफेक्ट करे, इस तरीके के एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज लाने वाले ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड करेगा वो मेरा कौन होगा, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट को हम यूज क्यों करते हैं जी? कैपिटल अकाउंट यूज टू फाइनेंस डेफिसिट इन करंट अकाउंट। हम करंट अकाउंट बनाते थे जी, बिल्कुल। करंट अकाउंट में अगर डेफिशिएंसी आ जाए, डेफिसिट हो जाए, तो कब होता था? अगर आउटफ्लो ज्यादा है, किसका? फॉरेन करेंसी का, और इनफ्लो क्या है, कम है। तो आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, तो करंट अकाउंट में अगर कमी आ रही है तो वो कैपिटल अकाउंट से पूर्ति करी जा सकती है, उसको फाइनेंस करा जा सकता है। लेकिन अगर करंट अकाउंट में सरप्लस है ना, करंट अकाउंट में इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो सरप्लस है, उस सरप्लस को हम कैपिटल अकाउंट में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट इज जनरली यूज्ड टू फाइनेंस डेफिसिट इन करंट अकाउंट, है ना, और टू एब्जॉर्ब सरप्लस इन करंट अकाउंट। उसके बाद अब फटाफट से देख लेते हैं कि कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट मींस इस कैपिटल अकाउंट में ऐसी कौन कौन सी आइटम्स आएंगी। भाई सबसे पहले उसने कह दिया है कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड करना है, वो आप पहले ही रूल जान चुके हो। डेबिट साइड आपको आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी रिकॉर्ड करनी है और क्रेडिट साइड आपको इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी रिकॉर्ड करनी है। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। बोरोइंग्स एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अगर आप दूसरी कंट्री से बोरो कर रहे हो, बोरोइंग मतलब होता है उधार लेना और लैंडिंग मतलब होता है उधार देना। अगर आप दूसरी कंट्री से बोरो कर रहे हो, उधार ले रहे हो, भाई पैसा तो आ रहा है, फॉरेन करेंसी तो अर्न हो रही है ना, लेकिन फॉरेन करेंसी अर्न हो रही है, लेकिन सिर पे क्या चढ़ गया है, कर्जा। कौन सी कंट्री का? तो एसेट हुआ इफेक्ट या लायबिलिटी इफेक्ट हुई? लायबिलिटी इफेक्ट हुई, कर्जा चढ़ा है। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, बोरोइंग होने से क्या हुआ, इनफ्लो हुआ, किसका? फॉरेन करेंसी का। तो इनफ्लो किस साइड रिकॉर्ड होगा? तो बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड एक क्रेडिट आइटम इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी है। अगर आप लैंड करोगे, लैंड करने का मतलब अगर आप दूसरी कंट्री को उधार दे रहे हो, लैंडिंग टू अब्रॉड कर रहे हो, तो इट मींस क्या है, आपके पास से फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो रहा है। और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी किस साइड रिकॉर्ड होती है? डेबिट साइड। तो अगर आपसे एमसीक्यू में ये पूछ लिया गया कि भाई अगर आपने या किसी आपके रेजिडेंट ने बोरो करा है ना, तो वो किस साइड रिकॉर्ड होगा? आप कह रहे ना जी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। और कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा? क्योंकि बोरो करना मींस इनफ्लो है, तो ये क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। आइए सेकंड देखिए, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। क्या हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते? जी करते हैं। क्या वहां पे लैंड एंड बिल्डिंग परचेज नहीं करते? जी बिल्कुल करते हैं। क्या उनके शेयर्स वगैरह में परचेज नहीं करते? करते हैं। ऐसे परचेज करते हैं तो सेल भी होती होगी। तो कुल मिला के अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट उनकी, इट मींस फॉरेन कंट्रीज में कर रहे हैं, उनके देश में कर रहे हैं, तो हमारे यहां से फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? आउटफ्लो। और आउटफ्लो किस साइड रिकॉर्ड होगा? डेबिट आइटम। और अगर वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फॉरेन करेंसी आ रही है, इनफ्लो है, तो इट मींस ये कौन सी साइड रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट साइड। तो अगर इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड है तो ये क्या है? आउटफ्लो है, डेबिट आइटम है। और अगर फॉरेन कंट्रीज वाले हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड है, तो ये एक इनफ्लो है, ये एक क्रेडिट आइटम। अब इन्वेस्टमेंट दो तरीके की उन्होंने बोली हुई है, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है कि एसेट्स परचेज करना, कहां? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी यही है कि एसेट्स परचेज करना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको फुल कंट्रोल देती है। मतलब अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हम बायर हैं। जैसे मैंने वहां पे लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा तो वो मेरा एक फुल कंट्रोल दर्शाएगा।
लेकिन अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो क्या उसका पूरा का पूरा मालिकाना हक मेरे पास हो गया? नहीं, कुछ हद तक कंट्रोल, जितने शेयर खरीदे उतना हक, है ना। तो पार्शियल कंट्रोल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में मिलता है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमें फुल कंट्रोल ओवर द एसेट्स मिल जाता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जनरली जैसे लैंड बिल्डिंग परचेज करना, अगर परचेज कर रहे हो तो आउटफ्लो होगा, तो ये क्या है? डेबिट आइटम है। और अगर सेल कर रहे हो तो फॉरेन करेंसी आएगी, तो ये एक इनफ्लो यानी कि क्रेडिट आइटम है। ऐसे ही अगर आप शेयर्स परचेज कर रहे हो, शेयर परचेज करना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। अगर आप परचेज कर रहे हो, परचेज करने पे फॉरेन करेंसी जाएगी, आउटफ्लो है, तो ये एक डेबिट आइटम है। और अगर सेल कर रहे हो शेयर्स को तो ये एक क्रेडिट आइटम है, इससे इनफ्लो होगा। तो होप सो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गया होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको फुल कंट्रोल देगी, पोर्टफोलियो पार्शियल कंट्रोल, जैसे कि शेयर्स खरीदना। लास्ट मेरा है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। भाई सेंट्रल बैंक हर कंट्री के पास है? जी बिल्कुल है। हर एक सेंट्रल बैंक अपने पास कुछ ना कुछ हद तक फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स को मेंटेन करके रखता है। जी बिल्कुल, रिजर्व्स को मेंटेन करके रखता है। अगर इन फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में जो सेंट्रल बैंक के पास है एडिशन होता है, तो एडिशन होने का मतलब ये डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, ये आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होता है। और अगर विड्रॉल होगा तो ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये एक इनफ्लो है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो एकदम रटा रटाया हो गया, ये कैसे? अरे भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है तो बैलेंस करना जरूरी होता है हर एक अकाउंट को, है ना। लेकिन कैसे? अगर सपोज कीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डेफिसिट आ रहा है, क्या आ रहा है? डेफिसिट, यानी कि आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, इनफ्लो कम है, तो इट मींस उसमें कमी आ रही है। अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, हमारी अथॉरिटी क्या करेगी, जो कमी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ रही है उसको उन रिजर्व में से विड्रॉल करेगी। क्या करेगी? विड्रॉल। अब जब रिजर्व में से विड्रॉल हो रहा है तो आप वो पैसा कहां डाल रहे हो? बीओपी में। तो बीओपी में पैसा इट मींस इनफ्लो, और इनफ्लो इसलिए विड्रॉल हमारा क्या करेगा? ये क्रेडिट आइटम है, क्योंकि इससे फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है। अब अगर सरप्लस है तो सरप्लस के केस में आप क्या करोगे? यहां से परचेज करोगे, रिजर्व्स में ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? ऐड। तो जब रिजर्व्स में एडिशन होगा तो पैसा बीओपी से निकल रहा है, तो ये एक आउटफ्लो है, और इसी प्रोसेस को हम ऑफिशियल रिजर्व्स ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। तो यानी कि आपके सेंट्रल बैंक के पास जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनमें से जो मूवमेंट होती है, रिजर्व्स का आना, विड्रॉल होना, रिजर्व का ऐड होना, तो ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शंस क्या कहलाते हैं? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। ये कब होते हैं? बैलेंस, इसको जनरली हम किस लिए करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिसिट फिनेंसिंग करने के लिए। क्लियर? तो विड्रॉल अगर होगा तो ये क्या है? इनफ्लो है, और एडिशन होगा तो ये क्या है? आउटफ्लो है। आउटफ्लो डेबिट साइड, इनफ्लो क्रेडिट साइड। अब इतना तो हमें पता चल गया कि कैपिटल अकाउंट में कितने कंपोनेंट हैं। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स, और इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम। अब कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्या है? बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। भाई कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओगे तो डेबिट आइटम्स भी होंगी और क्रेडिट आइटम्स भी होगी, तो नेट वैल्यू डेबिट और क्रेडिट आइटम्स की कितनी बैठ रही है? तो वो मेरा क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट मींस द नेट वैल्यू ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स। डेबिट क्रेडिट आइटम कितनी है, उनकी नेट वैल्यू। डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा आपके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या आ रहा है। तो इट मींस नेट वैल्यू ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस इज बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। अब जैसे करंट अकाउंट सरप्लस में था, करंट अकाउंट डेफिसिट में था, ऐसे ही कैपिटल अकाउंट सरप्लस में भी हो सकता है और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में भी हो सकता है। सरप्लस में कब होगा? अगर इनफ्लो ज्यादा हुआ है फॉरेन करेंसी का और आउटफ्लो कम हुआ है, तो हमारा सरप्लस कैपिटल अकाउंट होगा। क्या होगा? सरप्लस कैपिटल अकाउंट। और डेफिसिट मेरा कब होता है? डेफिसिट कैपिटल अकाउंट मेरा तब होगा जब मेरा आउटफ्लो फॉरेन करेंसी का ज्यादा हुआ है और इनफ्लो मेरा कम हुआ है। अब कैपिटल अकाउंट सरप्लस दर्शाता है नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट दर्शाता है नेट आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। होप सो क्लियर हो गया होगा। कैपिटल अकाउंट सरप्लस, इनफ्लो ज्यादा, आउटफ्लो कम, और क्या दर्शाएगा कि नेट इनफ्लो कितना हुआ कैपिटल का, है ना। और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट मींस आउटफ्लो कितना हुआ कैपिटल का, नेट आउटफ्लो, क्योंकि इसमें पेमेंट्स ज्यादा होंगी और रिसिप्ट्स क्या होंगी? कम होंगी। सो होप सो आपको ये पूरी की पूरी लेक्चर में कैपिटल अकाउंट क्या है, क्या रिकॉर्ड करता है, कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं,
इन सारों को हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। सो प्लीज शेयर द वीडियो मोर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। राधे राधे। और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के साथ आपको मिलते हैं।